हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विकिको। तो आज के सेशन में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी पेपर 2 का। और इससे पहले मैंने एक पार्ट में कराया हुआ है। पेपर 2 में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से मैंने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिग्रेशन कोएफिशिएंट। हमें इन सारे स्टेटमेंट में बताना है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि प्रतिगमन गुणांक। तो अगर हम इसके स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का? तो ये सही है कि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देखें तो आर को हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स। हम इस तरह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। दूसरा देखते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट बोला है स्केल और ओरिजिन दोनों से। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। तो ये भी सही है कि अगर एक यूनिटी से ग्रेटर होगा तो दूसरे को लेस होना पड़ेगा। और अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर प्रोवाइड। तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर हम अर्थमेटिक मीन अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का निकालें तो वो हमेशा ग्रेटर होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। तो हमारा ये भी सही है। हमें पूछा था नॉट ट्रू, तो अगर हम बी देखें, हमारा ये तीनों तो सही है, यानी कि हमारा बी ही ऑप्शन होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पे और डिपेंडेंट होता है स्केल पे। लेकिन इसमें हमें दोनों पूछा है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल पे, इसलिए ये गलत है। हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑन स्केल। तो इसमें दोनों हमें पूछा नहीं है, हमें दोनों को इंडिपेंडेंट बता दिया, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो नॉट ट्रू है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें नॉट ट्रू पूछा है, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हम इस स्टेटमेंट को इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें ये सारी वैल्यूज देखने को मिलेंगी, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, फिर देखेंगे कौन सा गलत है और कौन सा सही है। मैंने आई थिंक सॉल्व भी किया है। हाँ, देखिए, हमारा पहला इक्वेशन था 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब हम इस 66 को, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा 8x माइनस 10y माइनस 66, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था और जब हम इधर लेके जाएंगे इसको तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हम इसको एज्यूम करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा इक्वेशन था 60x माइनस 18y इक्वल टू 214। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो सेम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इक्वेशन इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो हम, यानी कि यहाँ भी 40 है, इक्वेशन सेकंड में भी यहाँ भी 40 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट करके हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसीलिए हम इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसे आएगा 40x माइनस 50y और इक्वल साइन के बाद माइनस 330। ये हमारा, हम इसको इक्वेशन थर्ड लेट करेंगे, जबकि इक्वेशन फर्स्ट में ही हमने 5 का मल्टीप्लाई करके हमने इसको बनाया है। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन जो हमारा सेकंड है उसको थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम ये इक्वेशन को सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ये था, हमने सेकंड इक्वेशन लिया।
जब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लास्ट वाली इक्वेशन में कौन सा साइन है, तो जो साइन रहता है हम उसका अपोजिट लेते हैं। तो लास्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे कोई साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये 50 बड़ा है इसीलिए माइनस साइन के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 32y। और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब हमने y की वैल्यू ये -44 अपॉन -32 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू 17 आई, यानी कि y हमारी 17 आई। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। तो हमने y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमें ये यहाँ पे x की वैल्यू भी मिल गई जो कि 13 आई है, यानी कि y की वैल्यू 17 और x की वैल्यू 13, ये हमारी दोनों वैल्यू आई है। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे मीन वैल्यू ऑफ x एंड y 13 एंड 17, तो ये जो हमारा ट्रू है, हमें नॉट ट्रू पूछा था, तो यानी कि अब हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो हम एक बार कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो ये रहा हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो जब हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला तो हमारी वैल्यू, अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए हमने सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन लिया ये, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। तो पहले वाले इक्वेशन को हमने y के टर्म में लिख लिया, तो y पहले किया और इक्वल के बाद ये दोनों टर्म को हम इधर लेके चले गए, यानी कि हम y ऑन x कर रहे हैं। तो by(x) हमें 8/10 मिल गया। 8/10 कैसे, x के कोएफिशिएंट 8 है और y का कोएफिशिएंट 10 है, इसीलिए x/10। उसके बाद हम अभी इसको फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन लेंगे। दूसरा इक्वेशन x ऑन y देखेंगे। तो हम इसको x के टर्म, x हमारा पहले रहेगा और उसके बाद बाकी की वैल्यू को हम इधर भेज देंगे। bxy निकालना है तो y की वैल्यू पहले ऊपर आएगी, तो y की वैल्यू हमारी पहले ऊपर आई, तो यहाँ पे 18 और अपॉन 40 ये दोनों हमें मिल गया। तो हमारा कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 0.6 की। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो 0.6 है ये वैल्यू आनी चाहिए, जबकि हमारे क्वेश्चन में दिया है, देखिए हमारे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू -0.6 दी है, तो हमारा ये वाला आंसर गलत हो गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना इजी है, इसलिए हमने इसको ही निकाल लिया। तो जब हम ये दोनों को निकाल लेंगे, पहला और दूसरा, तो हमें ये हमारा ऑलरेडी सही है, क्योंकि हमें ऑप्शन में सिर्फ A B C में से बताना है। हमें नॉट ट्रू पूछा था तो हमारा C वाला नॉट ट्रू हो जाएगा। तो अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो हमारा 0.8 वैल्यू आएगी, तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 53 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इन दो स्टेटमेंट के बेस पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मल्टीपल कोरिलेशन रिलेट्स टू स्टडी ऑफ जॉइंट इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स अपॉन अ वेरिएबल नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। इस देखिए, ये हमारे दोनों स्टेटमेंट कोरिलेशन के टाइप से दिए हैं। कोरिलेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन का स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन का स्टेटमेंट दिया है, और हमें बताया है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट मल्टीपल कोरिलेशन के साथ, जिसमें ये कह रहा है कि मल्टीपल कोरिलेशन है जो कि बहुत सारे वेरिएबल को, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स पे ये डिपेंड करता है, ना ये ग्रुप्स को इंक्लूड नहीं करता है। तो मल्टीपल कोरिलेशन का ये बिल्कुल सही है कि स्टडी करता है जॉइंट इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल को अपॉन वेरिएबल, तो इसलिए हमारा ये सही है। और पार्शियल कोरिलेशन हम सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि बोथ A एंड B आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा ये इक्वेशन दिया ना, ये यूल थ्योरम से रिलेटेड है और एट्रीब्यूट्स यूल नहीं दिया है, ये यूल कोफिशिएंट का फॉर्मूला है।
हम जिसको मेजर करेंगे। अब देखिए हमें बताना है इसमें ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ए बी इज़ इक्वल ए इंटू बी अपॉन एन। तो यहाँ पे जो ए और बी ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमें बताना है कि कैसे एट्रीब्यूट्स होंगे, पॉजिटिव एसोसिएट होंगे, निगेटिव होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर कभी भी हमें एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछा जाए और हमारा ए बी जो ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ये ग्रेटर अगर होगा ये ए इंटू बी अपॉन एन से, तो ये हमेशा पॉजिटिव एसोसिएटेड होगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यू इससे बड़ी है तो ये पॉजिटिव एसोसिएटेड है। तो हमारा ऑप्शन पहले ही आ गया पॉजिटिवली। अगर ये छोटा होता तो निगेटिव एसोसिएटेड होगा, निगेटिव एसोसिएटेड होता, और अगर ये दोनों बराबर होते तो यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होते एक दूसरे से। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा कि ये धनात्मक सहसंबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही हमारा जो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी एक एट्रीब्यूट से ही था, और हमारा ये आगे वाला जो क्वेश्चन है ये भी एट्रीब्यूट्स से थे। अब इफ एट्रीब्यूट्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज इक्वल टू 1। अब हमारा ए और बी एट्रीब्यूट्स दोनों उसका कोएफिशिएंट इक्वल 1 हो जाए, देन द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर। तो वो दो एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे? क्या ये कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड होंगे, कम्प्लीटली एसोसिएटेड होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे? तो जब हमारा 1 के इक्वल हो जाता है एट्रीब्यूट्स ए एंड बी दोनों का एट्रीब्यूट, तो ये कम्प्लीटली एसोसिएटेड कहलाएगा, क्योंकि वो 1 के इक्वल है इसलिए कम्प्लीटली एसोसिएटेड कहलाएगा। अगर 1 से इक्वल नहीं होता तो वो कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड कहलाता। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है कि वो पूर्णतः सहसंबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा दिया है स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट पॉपुलेशन, अगर हम कभी भी पॉपुलेशन जब हम कोई रिसर्च करते हैं और जब हम अपना पॉपुलेशन देखने जाते हैं तो हम उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, और जब हम उसको मेजर करने लगते हैं सैंपल के थ्रू तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा दोनों सही है कि हम जब पॉपुलेशन को हम देखने जाते हैं कि हमारा कौन सा पॉपुलेशन हमारे रिसर्च के लिए सूटेबल होगा, तो ऐसे हम कांस्टेंट को पैरामीटर्स बोलते हैं। और जब हम उसको मेजर करने लगते हैं, और हम सारे पॉपुलेशन को तो मेजर नहीं करते हैं, हम उसमें से कुछ सैंपल ड्रॉ करते हैं और उस सैंपल को हम एनालाइज करते हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं जब हम उसको मेजर करते हैं। तो इसलिए ये हमारा दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए हमें एट्रीब्यूट्स, अभी हमने देखा है कि एट्रीब्यूट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये तीन तरह के क्वेश्चन हमें एक ही पेपर 2 में ही देखने को मिल गया। तो हमें दिखाना है, हमें इन्फॉर्मेशन दी है ए और बी के। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ हमने एक इक्वेशन देखा था कि ए बी ग्रेटर होगा ए इंटू बी अपॉन एन के, तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। तो बस हमें इसी वाले फॉर्मूले पे इन वैल्यूज़ को रख के देखना है कि क्या इससे बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा होगा तो निगेटिवली एसोसिएटेड होगा, और अगर बड़ा होगा तो वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा। तो हम रख के देख लेते हैं। ए बी है हमारा, अभी हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, हम अभी इक्वल का साइन देख लेते हैं। उसके बाद ए की वैल्यू हमें दी हुई है 470, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 470। उसके बाद हमें बी की वैल्यू दी है 620, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 620। हमें ए बी की भी वैल्यू दी हुई है, लेकिन अभी हम इसको नहीं रखेंगे कि क्या है यहाँ पे, चलिए रख ही लेते हैं, 320 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा एन दिया है 1000, तो हम यहाँ पे 1000 पुट कर लिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। उसके बाद हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे या तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको हमने 5 से कर दिया, इसको 3 से, इसको 1 से। अब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है ये 291.4 आती है, 291.4 आती है। आप लोग भी इसको करके देख लीजिएगा। अब देखिए हमारी जो इधर वाली वैल्यू है, इस वाले इक्वेशन के अगर हम इधर देखें तो हमारी ये वैल्यू आई है 294,
और हमें ए बी क्या चाहिए, हमेशा बड़ा चाहिए इधर वाली वैल्यू से, और हमारी ए बी की वैल्यू 320 है, तो 320 तो हमारा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा 291.4 से। इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन है कि ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड होगा, यानी कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तो जहाँ भी है यानी हमारे फर्स्ट में ही दिया हुआ है कि ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तो इस तरह से हम सॉल्व करके, हम अगर मान लीजिए कभी नेक्स्ट पेपर में निगेटिवली पूछ दिया तो हम इसी तरह से इक्वेशन सॉल्व करके हम इसको कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब चलिए देखिए 58 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू से रिलेटेड हमें चीज़ें बतानी कि कौन सा ट्रू है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है। तो क्रिटिकल वैल्यू में हम अक्सर जब भी हम, ये एक नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन होता है। अगर हम नॉर्मल कर्व देखें अपना, ये हमारा नॉर्मल कर्व है, अगर हम जो भी चीज़ें रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई हमारी वैल्यू इधर आती है जिसको हम एक तरह से एरर भी मानते हैं कि हमारी कुछ एरर या इधर हो सकते हैं, तो जिसको भी हम इन्हीं इधर की वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब और हमेशा नल, और हम इधर साइड नल हाइपोथेसिस को ही चाहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस ही रिजेक्ट हो। तो क्रिटिकल वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए हम कई सारे प्रोबेबिलिटी करते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, कि कौन सा हमारे उसमें एरर आ रहा है हमारे रिसर्च में। तो क्रिटिकल वैल्यू में क्या होता है, इट इज़ वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच सेपरेट द क्रिटिकल रीजन एंड एक्सेप्टेंस रीजन। तो ये क्रिटिकल रीजन वही होता है कि जो सेपरेट करता है क्रिटिकल रीजन और जो एक्सेप्टेंस रीजन है। यानी कि जब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये रिजेक्शन वाला लेवल है, यानी कि क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल रीजन है। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही तो डिपेंड होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 0.05 सिग्निफिकेंस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो यानी कि हम इतनी क्रिटिकल वैल्यू को ले रहे हैं, हम इतने रीजन को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो हमारा एरर वाइज तो नहीं आ गया है हमारे सैंपल में, या उसको लेना सही है कि नहीं। तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंस पे भी डिपेंड होता है। और इट ऑल्सो डिपेंड ऑन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये दो हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये दोनों पे ही डिपेंड होता है, नल और अल्टरनेट दोनों पे। यानी कि अगर हम देखें अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू, ये तीनों हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसलिए हमारा 1, 2 एंड 3 यानी कि ABC सारे करेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जेड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कौन सी वैल्यू करेक्ट है। तो अगर हम जेड स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जेड स्टैटिस्टिक्स जब भी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, यानी कि 0.5, अगर हम इसको नॉर्मल देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, पहले हम टेबल वैल्यू देखते हैं कि हमारी टेबल वैल्यू क्या है। तो जो भी हमारा जेड स्टैटिस्टिक्स हमेशा टेबल वैल्यू, और 0.05 पे यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबल वैल्यू होती है 1.96। अगर हमारी जेड वैल्यू 1.96 से बड़ी हो जाएगी तो हमारा नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट मानेंगे, और वो भी किस पे, 5%। देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कई पे ले सकते हैं, 0.1, 0.5, 0.10, तो हम सब पे ले सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अगर हम देखें कि इफ़ द मॉड्यूल ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 3 द नल हाइपोथेसिस इज़ नॉट रिजेक्टेड। इसमें हमें कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया ही नहीं, जबकि जब भी हम कोई भी चीज़ रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं तो हम किसी ना किसी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद इफ़ मॉड्यूल ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 1.96। अब देखिए ये 1.96 ये टेबल वैल्यू है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। तो यहाँ पे हमें पूरा दिया है कि z इज़ ग्रेटर देन 1.96 द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम नीचे देखें तो z स्टैटिस्टिक्स इज द नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड। जब भी हमारा z स्टैटिस्टिक्स बड़ा होगा टेबल वैल्यू से तो हमारा हमेशा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो हमारा ये भी गलत है। और ये 2.5 ये कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये भी गलत है। मतलब ये 1% पे दिया है अभी, तो
नॉट रिजेक्टेड, जबकि 1% पे भी इसको रिजेक्ट होना चाहिए था इस वाले टेबल वैल्यू से, तो यहाँ पे रिजेक्ट होता तो सही होता ये वाला ऑप्शन भी। तो हमारा ये फर्स्ट सेकंड, हमारा सेकंड ही करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द अनबायस्ड एस्टिमेट्स। अब देखिए यहाँ पे हिंदी के भी बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी हमें मेन फोकस समझने पे करना है। तो जो बच्चे हिंदी में हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे इंग्लिश में समझा रही हूँ। सेम चीज़ें हैं, जिसको प्रॉब्लम हो रही होगी जैसे सैम्पल मीन को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। अब हमें बताना है कि अनबायस्ड एस्टिमेट्स क्या होते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि सैम्पल मीन इज़ नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन। अगर हम इसकी बात करें तो सैम्पल मीन अनबायस्ड नहीं, बायस्ड एस्टिमेट होता है। ये बायस्ड एस्टिमेट होता है पॉपुलेशन मीन का, क्योंकि कभी कभी हम एस्टिमेशन जो करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम अनबायस्ड तरीके से करें, और जबकि हमें अनबायस्ड एस्टिमेट्स के बारे में बताना है। सैम्पल मीन बायस्ड होता है एस्टिमेट के, यहाँ पे नॉट बोला है इसीलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। और बाकी सैम्पल वेरिएंस इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, जबकि ये यहाँ पे नॉट होना चाहिए, नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेट्स। ये सैम्पल मीन इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेट, यहाँ नॉट लगा था तो ये गलत हो गया, यहाँ नॉट होना चाहिए जबकि यहाँ नहीं है तो ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारे ये दोनों गलत हो गए। तो हम ऑप्शन में बोलेंगे नाइदर ए नॉर बी इज़ करेक्ट, यानी कि सैम्पल मीन हमारा अनबायस्ड होता है एस्टिमेट के, जबकि यहाँ पे नॉट बोला था, और ये सैम्पल वेरिएंस अनबायस्ड नहीं होता है, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ऑप्शन है विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट काई स्क्वायर वेरिएट्स। अब अगर हम काई स्क्वायर वेरिएट्स की बात करें, यानी कि हमें नॉर्मली बताना है कि काई स्क्वायर वेरिएट्स होते क्या है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए, वो भी कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में। यानी कि जो भी कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं उसके बीच के यानी कि काई स्क्वायर वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट और इसको किस लिए टेस्ट किया जाता है, यूज टू टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यानी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच के एसोसिएशन को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये जैसे कि इसका हम टेस्टिंग और वेरिएंस को एनालाइज करने में भी हम यूज़ करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है इन सब इसकी। अगर हम देखें कि इट इज़ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या ये स्क्वायर नॉर्मल वेरिएट्स का एक ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ होता है, तो ये सही है कि इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स का स्क्वायर होता है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से होती है। अगर हम सैम्पल साइज इसका n है और ये इन्फिनिटी जा रहा हो, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जितना भी हम अपना सैंपल को बढ़ाते हैं हमारी चीज़ें उतनी क्लियर होती जाती हैं। तो जितना भी सैंपल साइज इन्फिनिटी टेंस होगा उतना ही हम इस बोलेंगे कि स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। तो हमारा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, द सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स इज़ नॉट अ काई स्क्वायर वेरिएट्स। तो अगर हम सम ऑफ अगर काइट स्क्वायर वेरिएट्स को निकाले तो वो एक काइट स्क्वायर वेरिएट्स होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट बोला है इसीलिए ये गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा ये दोनों करेक्ट हो जाएगा और बाकी वाले ये जो 3 हैं ये गलत है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। हमें काई स्क्वायर टेस्ट की इसेंशियल कंडीशन बताना है वैलिडिटी के। तो फिर से हमें एक तरह की प्रॉपर्टी ही बताना है, हमें कंडीशन नहीं पूछा है। तो पहला कंडीशन क्या है, द सैम्पल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या हमारा सैम्पल ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो बिल्कुल सही है। काई स्क्वायर टेस्ट करने के लिए अगर उसे हम वैलिड जानना चाहते हैं तो हमारा ये सैम्पल एकदम
इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। दूसरा है हमारा द टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी रीजनेबली लार्ज। तो अगर लार्ज होगी हमारी फ्रीक्वेंसी तो हमें उसको एक तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट के टूवर्ड्स जाएंगे। तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कहाँ सेकेंड, हमारा ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर हम ये थर्ड देखें कि नो थ्योरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5, तो अगर हम काई स्क्वायर की वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं तो जो हमारा सेल होता है, जब हम डीप पढ़ेंगे इसको तो हमें पता चलेगा कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी को सेल में बांटते हैं, जो कि 5 है, जो फ्रीक्वेंसी सेल है वो 5 से हमेशा कम होना चाहिए, जो इसकी नो थ्योरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी है। तो ये भी सही है, यानी कि हमारा ये चारों एक इसेंशियल कंडीशन है काई स्क्वायर वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत डीप में क्वेश्चन है, हमें बहुत घुस के पढ़ना पड़ेगा। इसकी सारी प्रॉपर्टी, कौन सी कंडीशन है जिसमें ये वैलिड होगा, कौन सा कंडीशन है जिसमें ये नहीं वैलिड होगा, तो इसको डीप में पढ़ना है। बाकी ये क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे काई स्क्वायर की और भी कौन सी कंडीशन होती है जिसको हम एक इसेंशियल कंडीशन मानते हैं उसको वैलिड होने के लिए। तो अभी हमने देखा कि पीछे हमने देखा कि और कौन कौन से हैं, जैसे कि वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इसेंशियल कंडीशन हमारी क्या थी कि ये सैम्पल ऑब्जर्वेशन जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो रिजनेबली टोटल फ्रीक्वेंसी लार्ज होनी चाहिए, फिर और ये थ्योरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी 5 से कम होनी चाहिए। बाकी के देखते हैं। देखिए, सैम्पल अगर हो तो वो रैंडम सैम्पल होना चाहिए। अभी इंडिपेंडेंट वाला हमने देखा ही था कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, जब हम काई स्क्वायर टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो हम एक कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं, ऐसे फॉर्म करते हैं जिसमें ऑब्जर्व्ड एस्टिमेट्स ऐसे हम लिखते हैं कि ऑब्जर्व्ड वेरिएबल क्या है, एस्टिमेट्स वेरिएबल क्या है, तब जाके हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। इसका मतलब होता है कि वैल्यू इज वन सेल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू इन अदर सेल, यानी कि एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो सैम्पल साइज है जितना भी लार्ज होगा, जो टेस्ट है उतनी ही वैलिड आएगी, जो कि हमारा पिछले क्वेश्चन में था भी हमारे ऑप्शन में कि जो हमारी सैम्पल है वो हमेशा लार्ज होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा 5 से एटलीस्ट और मोर, यानी कि हमेशा कम ही होनी चाहिए। और कैटेगोरिकल डाटा, इसका मतलब जो डिफरेंट तरह की कैटेगरीज और ग्रुप हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। उसके बाद एप्रोप्रिएट टेस्ट लगाएंगे, जैसे फ्रेशर्स एग्जैक्ट टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट हम टेस्ट करते हैं इसमें। लेवल ऑफ मेजरमेंट हमारा होना चाहिए मेजर एट अ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल मेजर्स, यानी कि हम दोनों मेजर कर सकते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसमें 1 टेस्ट पर डेटा सेट, यानी कि हमें जितने भी हम डेटा सेट लेंगे तो हमें हमेशा एक ही बार उसको टेस्ट करना है, हमें कई बार नहीं टेस्ट करना है। इसकी वजह से टाइप 1 एरर अगर हो सकता है। तो ये जो 8 हैं, ये और भी मैंने इसेंशियल कंडीशन बताए काई स्क्वायर टेस्ट के, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, काई स्क्वायर से हमें कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, तो फिर हम देख लेते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। इट कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग गुडनेस ऑफ फिट, तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि ये गुडनेस ऑफ फिट करने के लिए काई स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिट हमेशा काई स्क्वायर टेस्ट में ही टेस्ट किया जाता है। दूसरा है इट कैन बी यूज टू टेस्ट द होमोजीनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इसेंशियल ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हम इसमें अभी बताए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसका, और हम हमेशा इस टेस्ट का यूज़ करते हैं कि जब भी हमें होमोजीनिटी किसी भी पॉपुलेशन की कोरिलेशन कोएफिशिएंट में इंडिपेंडेंट देखना है तो हम इसका टेस्ट करते हैं, ये भी सही है। और इट कैन बी यूज टू टेस्ट द होमोजिनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। हम पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं और इसके वेरिएंस के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों हमारा करेक्ट है, हम इस काई स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट टी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जितने भी हमारे टेस्ट हैं, टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये नॉन है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट में वो सारे टेस्ट आते हैं जिससे क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं,
अरे क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट होता है, जो कि क्वालिटेटिव नेचर का होता है, और इसमें हम गुडनेस ऑफ फिट या हम इसको काई स्क्वायर के द्वारा हम टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तो ये तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, बाकी हमें बताना है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हम पहला देखते हैं कि इट इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ टू डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पल मीन। तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हम सैम्पल मीन में करते हैं। हमें नॉट पूछा है, तो हम इसमें पहला तो हमारा सही है, हमें जो नॉट होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। इट इज़ यूज टू टेस्ट गुडनेस ऑफ इट। देखिए पहले ही हमारा ऑप्शन मिल गया, हमारा नॉट पूछा है तो नॉट में यही होगा, क्योंकि हम हमेशा गुडनेस ऑफ फिट हम यूज़ करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, टी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। और हमें पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमें सेकेंड ऑप्शन मिल गया। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। गुडनेस ऑफ फिट हम काई स्क्वायर में टेस्ट करते हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, ये सारे टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेक्ट हैं। इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व सिग्निफिकेंस, इसमें हम सैम्पल कोरिलेशन, सैम्पल रिग्रेशन कोएफिशिएंट सब कुछ निकालते हैं। इट इज़ यूज टू सिग्निफिकेंस ऑब्जर्व पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन के लिए भी हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, लेकिन गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर के लिए होता है, नॉट टी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ स्टूडेंट टी टेस्ट। अब हमें अजम्पशन बताना है स्टूडेंट टी टेस्ट से रिलेटेड। तो अगर हम कुछ अजम्पशन आपको पहले ही बता देते हैं, तो जैसे हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पहला अजम्पशन तो यही हो गया। फिर ये हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस इसके वेरिएबल्स। उसके बाद होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस, होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए। फिर हमेशा जो इसकी सैम्पलिंग हो वो रैंडम, ये तो सबका एक प्रॉपर्टी है रैंडम सैम्पलिंग। तो ये इसके अजम्पशन में है, माने इन सबके अजम्पशन में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंस, होमोजीनिटी, ये सब होने चाहिए। तो हम अगर ऑप्शन देखें, द सैम्पल ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, तो हम अगर अभी हमने देखा कि हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर हम टी टेस्ट की बात करें, तो इसमें जो हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं होता है, यानी कि नॉट नोन। टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सैम्पल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता होता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन बी है ये गलत है। हमें करेक्ट आंसर पूछा था, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ए ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगर हमारा यहाँ पे जेड टेस्ट होता तो जेड टेस्ट के लिए ये दोनों सही होते, लेकिन हमारा टी टेस्ट है, तो टी टेस्ट में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होती है, जबकि जेड टेस्ट में हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता होती है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत होंगे। तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमें पढ़ के जाने हैं। तो अगर हम अजम्पशन देखें इसके एफ स्टैटिस्टिक्स के, तो अगर हम अजम्पशन में अगर यहाँ पे लिखूँ, तो सबसे पहले तो कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, कंपैरिजन ऑफ वेरिएंस। हम एफ स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस का कंपैरिजन करते हैं, दो वेरिएंस का। तो यहाँ पे कंपैरिजन, अगर हम इसका कुछ अजम्पशन लिख देते हो, कंपैरिजन ऑफ वेरिएंस, ये एफ टेस्ट के लिए है। उसके बाद है हमारा रेशियो ऑफ वेरिएंस, उसके बाद जो हमारा हाइपोथेटिकल, इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके साथ साथ हम क्रिटिकल वैल्यू भी देखते हैं, और फिर हम इसमें अनोवा टेस्ट और रिग्रेशन भी निकालते हैं।
तो ये तो एफ टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ था। अब हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। इट इज़ द रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम ये हमें बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या ये एक दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स का ये रेशियो है और जिसको हम डिवाइड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो अगर हम एफ टेस्ट की बात करें तो एफ टेस्ट में हम निकालते हैं मीन स्क्वायर बिटवीन कॉलम अपॉन मीन स्क्वायर विद इन कॉलम, ये हमारे ये फॉर्मूला होता है। और उसके बाद हम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मेनली इसका रेशियो ही लेते हैं, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। और उसके बाद हम जब मीन स्क्वायर है इसको हम निकालते हैं तो स्टेटिस्टिकल मीन बिटवीन कॉलम अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, फिर अपॉन इसी तरह से हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके रेशियो निकालते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या, इट इज़ अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है रेशियो है, तो प्रोडक्ट तो गलत हो जाएगा। एंड इट इज़ स्नेडकोर, यानी कि स्नेडकोर एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो ये इसको फॉलो नहीं करता है एफ स्टैटिस्टिक्स। तो यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है यही करेक्ट होगा इसके रिलेटेड। अब हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ स्टैटिस्टिक्स के से ही रिलेटेड कि कौन सा नॉट ट्रू है रिगार्डिंग एफ टेस्ट। एफ टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है हमें ये बताना है। तो एफ टेस्ट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या हम एफ टेस्ट का यूज़ सिग्निफिकेंट ऑफ ऑब्जर्व्ड मल्टीपल टेस्ट में करते हैं? तो हम एफ टेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए हम इसके लिए टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद हमें नॉट ट्रू पूछा है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। हमें पूछा है कि एफ टेस्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ एफ टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है, हमें ये पूछा है। तो एफ टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये बात सही है, ये एफ टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया। तो एफ टेस्ट का यूज़ हम करते हैं और मल्टीपल कोरिलेशन इफेक्ट कोएफिशिएंट को इसे हम टेस्ट करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा है एफ टेस्ट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड सैम्पल रेशियो। तो हम इसमें ऑब्जर्व्ड सैम्पल कोरिलेशन रेशियो को भी हम निकालते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अजम्पशन देखें तो कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, ये मल्टीपल ग्रुप्स का कंपैरिजन भी करता है, ये मॉडल कंपैरिजन रिग्रेशन का भी करता है, यानी कि ये दोनों का कंपैरिजन रिग्रेशन। इसके बाद मल्टीपल ग्रुप्स, इसका भी कंपैरिजन करता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनोवा, और ये सब मैंने पहले भी बताया। तो यानी कि ये ऑब्जर्व सैंपल इसका भी करता है। एंड टेस्ट फॉर लिनियरिटी, हम एफ टेस्ट का यूज़ लिनियरिटी ऑफ डिग्रेशन को भी टेस्ट करने के लिए करते हैं। यानी कि सारे सही हैं, लेकिन हमें पूछा है विच इज़ नॉट ट्रू, तो हमारा फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें बताना है कि कौन सा सही है। अल्फा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज ऑलवेज कॉल्ड एज द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट करते हैं और टाइप 2 एरर यानी बीटा से डिनोट करते हैं। और पावर ऑफ टेस्ट का जो फॉर्मूला था 1 - बीटा होता है। अब हम अगर देखें कि टाइप 1 एरर क्या होता है, तो टाइप 1 एरर वो होता है कि जब हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो ट्रू होता है, यानी कि गलती से हमारा जो नल हाइपोथेसिस वो ट्रू है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यानी कि तब वो टाइप 1 एरर होगा हमारा।
तो हमें यही पूछा है कि क्या टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन, तो ये हमारा सही है कि ये साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन होता है टाइप 1 एरर। फिर बीटा इज कॉल्ड द पावर ऑफ फंक्शन, तो पावर ऑफ फंक्शन 1 माइनस बीटा कहलाता है, तो ये भी सही है। और जो कि टेस्ट अगेंस्ट, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट टेस्ट होता है, तो ये सही है हमारा। इन क्वांटिटी कंट्रोल टर्मिनोलॉजी अल्फा बीटा आर, देखिए अब हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टाइप 2 से रिलेटेड नहीं बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट, हमारा थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर क्वालिटी टर्मिनोलॉजी में अगर अल्फा और बीटा क्या हम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिस्क के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी सही है। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं हम, एज पर PLFS का मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से भी बहुत क्वेश्चंस राजस्थान के पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर मैं पेपर 2 के पहले वाला जो पार्ट मैंने कराया था जिसमें 50 क्वेश्चन कराया था, उसमें भी बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। Industry wise estimates on workforce the number of person employed in agriculture in 2018 and 19, अगर 2018 और 19 की बात करें वो भी इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा जो वर्कफोर्स था वो 21.5 करोड़ था अबाउट, मतलब इसके ही लगभग था। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से हमें पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा पूछा है कि डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बिटवीन 2017 एंड 18 एंड 2018 एंड 19 वाज एस्टिमेटेड एट अबाउट, तो ये लगभग 79 लाख के एस्टिमेट किया गया था उस टाइम, ये पुराना डेटा है। अब हम नेक्स्ट चलना था हमें। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इंडियाज रैंक इन 2019 आउट ऑफ टोटल 189 कंट्रीज़, यानी कि अगर हम HDI इंडेक्स की बात करें जो कि UNDP द्वारा डेवलप किया जाता है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी पूरे 189 कंट्री में, तो जो इंडिया की रैंकिंग थी पूरे कंट्री में वो थी 131, वो 2019 में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा कि ड्यूरिंग 2019-20 एज वेल 20 एंड 21 मेजर ड्राइवर ऑफ CPI-C, देखिए CPI-C का मतलब होता है CPI कंबाइंड किसका, रूरल और अर्बन का, इन्फ्लेशन वॉज। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए CPI का जो मेजरमेंट होता है वो कई पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि CPI कंबाइंड, CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI इंडस्ट्रियल, यानी कि 4 भागों में CPI को बांटा जाता है और इनके सबके अलग अलग, मतलब इन तीनों को अलग मिनिस्ट्री देखती है, इसको अलग मिनिस्ट्री देखती है। अब हमें पूछा गया है कि कौन सी कैटेगरी जो था वो मेजर था, जिसमें जब सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन था, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इस टाइम पे फूड एंड बेवरेज ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला था। अब अगर हम CPI कंबाइंड की बात करें तो इसमें 8 कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि एजुकेशन, लाइटिंग, हाउसिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, फूड एंड बेवरेजेस, ये सब तो आते ही हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन इसमें आता है, एजुकेशन, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल केयर। तो ये पूरी 8 कैटेगरीज में बांटा गया है और इसी में से हमें पूछा था कि कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें इस टाइम पे किस में देखा गया, तो उस टाइम इस फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें ये स्टेटमेंट को देखना है और बताना है। द CPI इंडस्ट्रियल वर्कर इज कंपाइल्ड एंड डिसेमिनेटेड बाय लेबर ब्यूरो। ये देखिए CPI इंडस्ट्रियल वर्कर को लेबर ब्यूरो द्वारा देखा जाता है, मतलब इसको प्रसारित किया जाता है ऑन ईयरली बेसिस, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का जो डेटा है वो कंपाइल किया जाता है मंथली बेसिस पे, और यहाँ पे ईयरली बेसिस पूछा है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा।
और द इंडेक्स नंबर इज़ यूज फॉर रेगुलेटिंग डियरनेस अलाउंस पेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये CPI इंडस्ट्रियल वर्कर इसीलिए चेक किया जाता है कि अगर जो भी इन्फ्लेशन अगर होते हैं इसमें, तो जितने भी वर्कर्स हैं उनको डियरनेस अलाउंस पेड किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए ये वाला हमारा बिल्कुल सही है कि यानी कि ओनली सेकेंड इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द फूड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अप्रैल एंड दिसंबर पीरियड ऑफ 2021 इंक्रीज्ड बाई। हमें फूड इन्फ्लेशन बताना है कि 2020 एंड 2021 में कितना फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ था, वो भी दिसंबर में। तो ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था 9.1%। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इस पे, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये क्या है, ऑफ द बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड एडिशनल फूड ग्रेन अबव द NFHS मैंडेटेड रिक्वायरमेंट टिल नवंबर 2020 वॉज नेशनल। अब NFHS क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो हाँ, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो स्टार्टिंग हुआ था ये कोरोना के पीरियड में हुआ था, यानी कि 26 मार्च 2020 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये इसको डील करती है। और इसमें ये देखा गया था कि इसमें जो था, इसमें 5 किलो मुफ्त अनाज गरीबों को दिया जाएगा। उसके बाद इसके साथ साथ हमें ये जो इसमें ये हमें बताना है कि जो बेनिफिशरीज थी वो कितनी ज़्यादा थी। तो अगर हम इन सब ऑप्शन में देखें तो ये 80.96 करोड़ तक की थी, और इसके बाद इसको फिर से 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया था इस योजना को। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट होगा। बाकी के कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन GVA। अब देखिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का मतलब क्या होता है। अलाइड सेक्टर का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ ये भी प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर आते हैं। इसका मतलब होता है जैसे फिशिंग हो गया या हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब इसी के पार्ट होते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका कितना शेयर देखा गया था हमारे GVA इकोनॉमी में, वो भी 1920 के अकॉर्डिंग। तो इसका शेयर 17.8% था। नेक्स्ट चलते हैं हम। द इंडियन गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग फास्टर adopting and manufacturing of hybrid electric vehicles in India, FAME, इसका नाम है FAME स्कीम विद द इफेक्ट फ्रॉम। अब ये FAME स्कीम कब आया था, तो अगर हम FAME का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग of electric and hybrid vehicles in India। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स ऑफ इंडिया। अगर हम इसका इफ़ेक्ट देखें तो ये कब आया था, इंडिया में इफ़ेक्टिव हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2015 तक इफ़ेक्टिव हुआ था इंडिया में। हमारा ऑप्शन ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। द यूनियन बजट 2018 and 19 announced that MSP would be kept at the level of how many times the cost of production। तो MSP को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कितने टाइम्स उसको मतलब नॉर्मल रखा गया, मतलब हमारे जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके कितने टाइम्स MSP को रखा गया है। कुल मिला के हमें ये पूछा है कितने गुना स्तर पे रखा जाएगा। तो ये है अगर हम इसका देखें तो ये 1.5 गुना रखा गया था कि 1.5 टाइम्स जो भी कॉस्ट लगी है प्रोडक्शन में उसके 1.5 टाइम्स को MSP अनाउंस की जाएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, द शेयर ऑफ विच प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू
remained the largest during 2015-16 and 19-20, यानी कि इसमें से जो हमें जो भी प्रोडक्ट्स दिए हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उसमें एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा किसका रहा था इस पीरियड में, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मरीन प्रोडक्ट्स का था, यानी कि जो भी समुद्री उत्पाद थे उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया इज in 2020 and 21 has been skewed in the favor of। तो अगर हम जो भी क्रेडिट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट है उसको इंडिया के एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस क्षेत्र के पक्ष में अधिक हुआ, यानी कि अगर हम नॉर्मल देखें तो स्क्यूड का मतलब होता है कि किसके साइड कितना झुका हुआ है, तो किसके साइड ज़्यादा था एग्रीकल्चर का, इंडिया के एग्रीकल्चर का क्रेडिट, तो हमारा ऑप्शन होगा साउदर्न रीजन, यानी कि साउथ में साउदर्न जो रीजन थे उसमें एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा था, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। उसके बाद है विच रीसेंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म सीक टू प्रोवाइड फॉर द नेक्स्ट, तो हमारा ऑप्शन है फार्म प्रोडक्ट्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, या द फार्मर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस एक्ट 2020। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा फार्मर एग्रीमेंट्स ऑफ प्राइस इंश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन GVA in manufacturing in 2018-19 at 11-12 प्राइस बेसिस। जो GBA का बेस ईयर है वो 11-12 ही लिया गया है, तो इसके ऊपर हमें बताना है कि कंट्रीब्यूशन कितना है फूड प्रोसेसिंग का अपने ग्रॉस वैल्यू एडेड में। तो हमारा कंट्रीब्यूशन है उस टाइम जो कंट्रीब्यूशन था ना 18-19 में वो 8.98% था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इस स्टेटमेंट में बताना है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना से रिलेटेड ये हमें बताने हैं। ऑप्शन है हमारा कि अंडर द प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना इंडिविजुअल फार्मर लेवल लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ perils and cloud burst and natural fire are not covered। इसमें ये पूछ रहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें जोखिम जैसे कि बादल का फटना, प्राकृतिक आग लगना या स्थानीय आपदाओं की वजह से जो भी व्यक्ति की हानि हुई है उसको कवर नहीं किया जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सब फसल बीमा योजना ही है तो फसल को बीमा प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर कोई भी अनफॉर्सीन हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई कि फसल ख़राब हो रहा है तो उसको बीमा दिया जाएगा, इसमें बोला है कि नहीं कवर किया जाएगा, इसलिए ये गलत है। बाकी एवरेज जो इंश्योर्ड हैं जितने हेक्टेयर्स हैं फसल बीमा योजना के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज़ किए जाएंगे 15,100 से लेके 40,700 तक के इसको बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो कवरेज है वो इतने हेक्टेयर जो पर हेक्टेयर इंश्योर्ड किया गया था वो इतने 1,000 रुपये थे, अब उसको इंक्रीज़ करके इतना किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा द 8 कोर इंडस्ट्री सपोर्टिंग infrastructure as coal, crude oil, natural gases, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity have the total weightage in IIP Industrial Index of Industrial Productions। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये 8 तरह की इंडस्ट्री होती हैं, इसमें पूरी 8वें इंडस्ट्री के नाम दिए हुए हैं, कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस। अब इसमें पूछा है कि इसकी टोटल जो वेटेज है इसमें कितना परसेंटेज था, तो हमारा इसका परसेंटेज उस टाइम लगभग 40% का था नियरली। हम जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे हम उस टाइम का करंट देख के जाएंगे कि जितने भी जिससे कि ज़्यादातर चीज़ें हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स से सर्वे से पूछा जा रहा है, उसके बाद साथ साथ हमारे बजट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमें देख के जाना है। 85
क्वेश्चन है हमारा कि एज पर कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन द मोस्फी, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन डेटा रिगार्डिंग various component of the industrial sector, the share of which component in GVA has increased during financial year 2012 to 21। तो अगर हम मोस्फी के अकॉर्डिंग देखें तो कौन से इंडस्ट्रियल शेयर का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा रहा है 2012 से 21, यानी कि पूरे 10 सालों में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा शेयर है जो ज़्यादा था। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज, ये जो थे इनके आधार पर सबसे ज़्यादा इसका अंश बढ़ा है, यानी कि इसका शेयर सबसे ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10 सालों में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिगार्डिंग द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, विच स्कीम इनेबल अ स्टार्टअप टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम एनी इम्पैरेलल फैसिलिटेटर्स टू फाइल एंड प्रोसेस देयर एप्लीकेशंस, यानी कि जितने भी स्टार्टअप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रदान किए हैं तो किसी भी स्टार्टअप को अपना आवेदन फाइल और प्रोसेस करने के लिए किसी सूचीबद्ध फैसिलिटेटर यानी सहायक की मदद लेने में सक्षम बनाती है। तो हमें बस बताना है कि वो कौन सा स्टार्टअप है जो ये काम करने में लोगों को सक्षम बनाता है। तो वो है स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, यानी कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको स्टार्टअप आने से पहले वो उन्हीं का हो, इसीलिए स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन दिया जाएगा उनको, ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट हमारा है एज पर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 द रैंक ऑफ इंडिया इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स फॉर ईयर 2019। तो 2019 के अकॉर्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी हमें ये बतानी है। तो इंडिया की रैंकिंग 63 थी 2019 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम एज पर मोस्फी इन 2019 एंड 20 द सर्विस सेक्टर शेयर इन जीवीए ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली का सर्विस सेक्टर हमें बताना है जीवीए के अकॉर्डिंग, यानी कि कितना डीप हमें पूछा है, दिल्ली का अलग से पूछ लिया है। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जो मैक्सिमम 3 स्टेट्स हैं इनके शेयर भी आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम में देख के ही जाइएगा। 85.16% इसका शेयर है। विच ऑफ फॉलोइंग सेक्टर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अकॉर्डिंग कौन सा वो आत्मनिर्भर का पार्ट जो भारत के आत्मनिर्भर से जुड़ी उसमें भाग नहीं है। इस हमारे ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं तो देखिए इसमें कौन कौन से भाग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं है प्रोडक्ट, यानी कि यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो और भी ऑप्शन है, जैसे कि इसमें और भी चीज़ें हैं आती हैं, यानी कि टोटल कुल मिला के हमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इसके साथ साथ कुछ वाइट गुड्स जैसे कि एसी, एयर कंडीशनर, एलईडी, ये भी आता है इसमें। फिर हाई इफ़िशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल, तो हाई इफ़िशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल भी आता है। इसके साथ साथ एडवांस केमिस्ट्री सेल, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, ये भी आती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल प्रोडक्ट तो हो ही गया। ऑटोमोबाइल्स, इसमें और भी आते हैं ये चीज़ें, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स भी आते हैं। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी आता है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर, जो कि आत्मभारत का एक जुड़ा हुआ पार्ट है।
जो नहीं आती है वो है जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैंने आपको जो यहाँ पे था और जो नहीं था वो भी मैंने बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एज पर द रिवाइज्ड एमएसएमई क्लैरिफिकेशन ऑफ जून 2020 अ मीडियम टर्म इंटरप्राइजेज इज़ वन विच हैज़। अब देखिए, जब जून 2020 में न्यू एमएसएमई की डेफिनेशन आई थी उसमें और फिर बाद में चेंज भी हुई है डेफिनेशन, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जैसे कि उस टाइम जो डेफिनेशन आई थी उसमें मीडियम टर्म जो था उसका इन्वेस्टमेंट कम 10 करोड़ और लेस देन 20 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए था, और उस बाद में इसका जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था वो 50 करोड़ कर दिया गया है मीडियम टर्म लोन के लिए। तो एक बार आप उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और टर्नओवर 250 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखा गया था 10 से और 20 से कम होना चाहिए, तो स्टार्टिंग टाइम में यही था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग चैम्पियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो चैम्पियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारा रिलेटेड है इस हेल्प एमएसएमई से। उसके बाद ATUFS। अगर हम ATUFS का फुल फॉर्म देखें तो ये होता है अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, यानी कि स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका फुल फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, और ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। उसके बाद सौभाग्य। तो सौभाग्य जो है ये हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बिजली से संबंधित है, और वंदे भारत मिशन हमारा एयर ट्रैवल अरेंजमेंट से रिलेटेड है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम। एज पर RBI डेटा इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ इन 2019 एंड 20 कितना थी RBI डेटा के अकॉर्डिंग? उस टाइम तो 2.5% थी, बाकी इस टाइम भी हमें पढ़ लेने हैं। उसके बाद FDI हमारा इनफ्लो कर रहा है इन सॉफ्टवेयर, वो कितना था 2020 में अप्रैल टू सितंबर, तो अप्रैल टू सितंबर ये था 17.55 बिलियन। नेक्स्ट हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 बाई अंकटाड, इंडियाज पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट FDI रिसिप्ट इन 2019 एज। तो उस टाइम 2019 के अगर हम बात करें तो उस टाइम इंडिया का जो पोजीशन था FDI में वो 9th पोजीशन पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द बेसिस ऑफ 1971 पॉपुलेशन एंड 2011 पॉपुलेशन, physical capacity area forest cover under the 14th Finance Commission, the share of first 6 state in descending order is, यानी कि 1971 की जनसंख्या, और ये 14th फाइनेंस कमीशन की बेसिस पे हमें बताना है। अभी तो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके हमारे अध्यक्ष NK सिंह हैं। तो 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 1971 और 2011 का जो पॉपुलेशन था उसमें फिजिकल कैपेसिटी जैसे कि क्षेत्र वन में प्रथम 6 राज्यों के घटते हिस्सेदारी हमें बतानी है। तो अगर हिस्सेदारी की बात करें तो प्रथम उस टाइम थे 14th फाइनेंस उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत डीप क्वेश्चन था। उसके बाद हम इसमें चलते हैं 13 फाइनेंस कमीशन से। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा 13 फाइनेंस कमीशन के डेवल्यूशन का क्राइटेरिया टैक्स डेवल्यूशन का क्राइटेरिया था। तो 13 फाइनेंस कमीशन के अनुसार टैक्स डेवल्यूशन का क्राइटेरिया था हमारा ये वाला, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो 25 है परसेंटेज, एरिया 10%, फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस 47.5 और फाइनेंशियल डिसिप्लिन 17.5 था। इसी तरह से 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन का अलग है टैक्स डिवल्यूशन। उसके बाद सब्सिडाइज लो कॉस्ट हाउसिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर सब्सिडाइज लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करें तो ये एक मेरिट गुड है। और मेरिट गुड क्या होते हैं? ये पब्लिक गुड की तरह ही होते हैं, लेकिन पब्लिक गुड में हमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन मेरिट गुड में हमें एकदम मिनिमम चार्ज देना होता है उसको कंज्यूम करने के लिए। जैसे अगर हम सरकारी स्कूल में जाते हैं तो हमें प्राइवेट स्कूल की तरह बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने होते हैं, लेकिन हमें उसके लिए बहुत थोड़ा सा पैसा देना तो होता ही है, तो उसको हम मेरिट गुड्स कहते हैं। लेकिन पब्लिक गुड जो हमें एकदम फ्री में दी जाती है, ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं।
टू वेटेज गिवन टू द पॉपुलेशन अंडर द प्लान असिस्टेंस ऑफ द गार्डियल फार्मूला। गार्डियल फार्मूला अगर हम देखें तो ये थर्ड फाइनेंस कमीशन का पार्ट था। तो दो तरह के जो गार्डियल फार्मूला में जनसंख्या में कितना भार रखा, वेटेज कितना दिया गया था पॉपुलेशन का, तो गार्डियल फार्मूला के अनुसार इसका वेटेज 60% था, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 5 ईयर प्लान, तीसरे 5 ईयर प्लान की इसमें बात की गई है। To overcome the impact of COVID-19, government and RBI together announced the total stimulus worth 29.87 lakh crore. It was what was the percentage of GDP? तो GDP का कितना परसेंटेज था ओवरकम करने के लिए कोविड-19 को? RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने एक साथ में पैकेज, स्टिमुलस पैकेज दिया था 29.87 लाख करोड़ रुपए का। तो ये हमारा GDP का पूरा 15% था। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? तो इंडियन गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो इंडियन गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है सब्सिडी। इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को डेवलप करना चाहती है तो उसके ऊपर वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो यानी कि हमारा जो पेपर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग पूरे इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादातर क्वेश्चन थे, और या तो हमारे स्टैट से ज़्यादातर क्वेश्चन थे, और स्पेशली एट्रीब्यूट्स, काई स्क्वायर, टी टेस्ट, जेट टेस्ट, हम ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं। और बाकी जितने भी RBI की रिपोर्ट्स हमें पढ़नी है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट्स हमें पढ़नी है, बजट पढ़ना है, और बजट में भी हमें डीप में पढ़ना है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं, उसके साथ साथ हमें HDI इंडेक्स, उसके साथ हमें बिजनेस की रैंकिंग की क्या है। तो ये सारे डेटा हमें इम्पॉर्टेंट डेटा हैं, इनको हमें पढ़ने हैं हमें पेपर 2 के लिए बहुत ही अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट में और भी क्वेश्चन, मतलब जो लास्ट 50 क्वेश्चंस बचे हैं, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस पूरे 150 क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था।